हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग इंग्लिश। अब हम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये है लैंग्वेज 2। ठीक है, सेम पेपर है आपका यूटेट 2019 2019 यूटेट का है, लेवल 2 वालों के लिए है और जिन्होंने भी लैंग्वेज 2 इंग्लिश ली थी उनके लिए है। यहाँ पे सबसे पहले बोला है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। When we were suddenly confronted with an any terrible danger, जैसे मतलब हमारे सामने कोई सडनली एक अचानक से तूफान आता है या खतरा आता है, द चेंज ऑफ नेचर वी अंडरगो इज इक्वली ग्रेट। तो हमारे नेचर में फटाफट से चेंज होता है तो वो जेन्यून है। वी स्टैंड स्टिल powerless to move a step in fright or to a lift hand in defense or our lives। कुछ केसेस में जो फियर होता है मतलब डर जो होता है वो क्या करता है, हमको पैरालाइज कर देता है। लाइक एनिमल्स, एनिमल्स की तरह वी स्टैंड स्टिल, हम फिर भी खड़े रहते हैं, पावरलेस होते हैं, ना तो हम कुछ उसके अगेंस्ट में कर पाते हैं ना ही हम अपना डिफेंस में अपना हाथ उठा पाते हैं। एंड समटाइम्स वी आर सीज्ड विद पैनिक एंड अगेन एक्ट मोर लाइक द इंफीरियर एनिमल्स देन रेशनल बींग्स। कभी कभी क्या होता है, हम इतना ज़्यादा अपने आप को पैनिक कर लेते हैं कि जो इन्फीरियर एनिमल्स होते हैं, मतलब जो एक तो सुपीरियर होता है और जो इन्फीरियर एनिमल्स होते हैं उनकी तरह हम बहुत मतलब लाचार हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रीक्वेंटली इन केसेस ऑफ सडन एक्सट्रीम पेरिल, कुछ केसेस में अगर हम देखें विच कैन नॉट बी एस्केप्ड बाई फ्लाइट, जिन्हें हम दौड़ के एस्केप नहीं कर सकते, द मोस्ट timid मैन एट वंस इफ बाई मिरेकल बिकम possessed ऑफ द नेसेसरी करेज। तो कई लोग क्या होते हैं, पजेस्ट हो जाते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है, और वो अपने डिसीजन जो है वो स्विफ्टली अपने डिसीजंस को वो लेते हैं। दिस इज मिरेकल एवरी कॉमन इन नेचर, ये जो मिरेकल होता है बहुत कॉमन होता है हर किसी के नेचर में। मैन एंड द इन्फीरियर एनिमल्स आर लाइक when confronted with almost certain death gather solution from despair, but there can really be no trace of so deliberating a feeling in the person fighting or prepared to a fight or dear life। जो ये मिरेकल होता है ये क्या है, बहुत कॉमन है सबकी ज़िंदगी में, ठीक है। इट्स अ वेरी कॉमन मिरेकल इन एवरीवन्स लाइफ। मैन एंड द इन्फीरियर एनिमल्स, जो मैन होता है और जो इन्फीरियर एनिमल्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। व्हेन कन्फ्रंटेड विद ऑलमोस्ट सर्टेन डेथ, जब उनको एक मतलब उनके सामने जब कोई डेथ फैक्टर दिखता है या फिर कोई उनको थ्रेट दिखता है, solution from despair, but there can really be no trace of so deliberating a feeling in the person fighting or prepared to fight for dear life। At such times the mind is clear than it has never been, the nerves are still। जो nerves होती है वो कैसी हो जाती है, स्टील की, मतलब एकदम से हम बिल्कुल क्लूलेस हो जाते हैं। देयर इज नथिंग फेल्ट अबाउट अ वंडरफुल स्ट्रेंथ एंड डेयरिंग, तब हमको कुछ भी ध्यान में नहीं रहता है, ना हम स्ट्रेंथ ध्यान में रख पाते हैं ना हम कुछ डेयरिंग चीज़ ध्यान में रख पाते हैं। लुकिंग बैक एट सर्टेन पेरिलस मोमेंट्स इन माई ओन लाइफ, कुछ जो निश्चित पेरिलस मोमेंट्स होते हैं हमारी खुद की ज़िंदगी में, आई रिमेंबर देम विद ए काइंड ऑफ जॉय, मैं उनको क्या करती हूँ, याद करती हूँ खुशियों के एक प्रकार के साथ। नॉट दैट देयर वॉज एनी जॉयफुल एक्साइटमेंट देन बट बिकॉज दे ब्रॉट मी अ न्यू एक्सपीरियंस, लेकिन वो क्या है, मेरी लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस लेके आई। अ न्यू नेचर एज इट वर एंड लिफ्टेड मी फॉर टाइम अबव माई सेल्फ। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव पैसेज वुड बी। यहाँ पे जो पूरा पैसेज हमने पढ़ा है उसके लिए अगर आपसे एक टाइटल पूछा जाए तो सबसे अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा, द विल टू फाइट, द मिरेकल ऑफ कन्फ्रंटिंग डेंजर, द चेंज ऑफ नेचर, करेज एंड पैनिक। तो यहाँ पे जो परफेक्ट टाइटल होगा वो है द मिरेकल ऑफ कन्फ्रंटिंग डेंजर। जो डेंजर आपको कन्फ्रंट करता है उसका जो मिरेकल होता है, कई बार हम बिल्कुल सीज हो जाते हैं, कई बार हम पैरालाइज हो जाते हैं, कई बार हम उसको डिफेंड करते हैं। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है द ऑथर नेम्स 3 डिफरेंट वेज इन विच ए मैन में रिएक्ट टू सडन डेंजर, व्हाट आर दे। जो ऑथर है उसने 3 अलग अलग रास्ते दिए हैं जिनमें कोई भी इंसान जो है वो रिएक्ट करता है सडन डेंजर से। वो क्या है, ही मे फ्ली इन पैनिक और फाइट बैक और स्टैंड स्टिल, he may be paralyzed with fear, seized with panic or act like an inferior animal। he may be paralyzed with fear or seized with panic or is if by miracle become possessed of the necessary courage and face the danger। he may be paralyzed with fear, run away for fight। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि ऑथर के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही होगा, वो कौन से 3 रास्ते हैं जिनमें एक इंसान सडन डेंजर से रिएक्ट करता है। यहाँ है ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ही मे बी पैरालाइज्ड विद फियर, सामने जब उसको डर दिखता है तो वो पैरालाइज हो सकता है, पैनिक अटैक आ जाता है जिससे वो सीज हो जाते हैं, और अगर कोई मिरेकल होता है तो वो पजेस्ड हो जाता है कुछ नेसेसरी करेज के साथ और उस डेंजर को क्या करता है, फेस करता है। कई बार क्या होता है, ऐसे नहीं होता, बहुत अंदरूनी शक्ति आ जाती है कि हम उस डेंजर को फेस करते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन इन्फीरियर एनिमल्स एंड द रेशनल बीइंग इज दैट। तो यहाँ पे पूछा है कि जो डिस्टिंक्शन है इन्फीरियर एनिमल्स और रेशनल बीइंग के बीच में वो क्या है।
द फॉर्मर आर इनकेपेबल ऑफ फाइटिंग, द लेटर आर क्लेवर, लेटर आर स्ट्रोंगर, लेटर आर कैपेबल ऑफ रीजनिंग थिंग एंड वेयर एज द फॉर्मर कैन नॉट डू सो। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। लेटर आर कैपेबल मतलब जो रेशनल बींग्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कैपेबल होते हैं रीजनिंग थिंग मतलब अपना दिमाग लगा पाते हैं, जबकि जो फॉर्मर वन होते हैं यानी कि इंफीरियर जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है। एक्सप्लेन द फ्रेज गैदर सोल्यूशन फ्रॉम डेंजर। यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब दी हुई है, गैदर रिजोल्यूशन फ्रॉम डेंजर। फाइंड होप एंड करेज, ए स्टेट ऑफ अटर होपलेसनेस स्टील्स वन टू फाइट आउट द डेंजर, नॉट टू लूज होप बट फाइट, फाइंड करेज टू फेस द डेंजर। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अ स्टेट ऑफ अटर होपलेसनेस मतलब जो एक होपलेसनेस होती है, ठीक है, उसकी जो स्टेट होती है, स्टील्स वन टू फाइट, एक इंसान जो है वो उससे लड़ने के लिए जो एक होपलेसनेस आती है उसमें डेंजर से, ठीक है, वन टू फाइंड आउट द डेंजर, डेंजर से बाहर निकलने के लिए हमारे अंदर जो होपलेसनेस होती है उसे ही बोला है गैदर रिजोल्यूशन फ्रॉम डेंजर। सो द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको पोएम पढ़नी है, ठीक है, और उस पोएम को पढ़ के हमको क्या करना है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो बताना है। Far, far from gusty waves those children paces, like rootless weeds and hair torn around their pallor. The tall girl with her weighted down head, the paper-seeming boy with red eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones, reciting a father's granal disease, his lesson from his desk, a back of the dim class. One unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in the tree room other than this. तो यहाँ पे जो पोयम है उसमें बोला है कि जो गस्टी वेव्स होती हैं, ठीक है, बच्चे के फेसेस पे उनसे दूर, लाइक रूटलेस वीड्स, जो बिना रूट के जो वीड्स होते हैं मतलब जो खरपतवार होती है, द हेयर टॉन जो बाल होते हैं वो वैसे बिगड़े हुए से है, अराउंड दियर पेलोर, द टॉल गर्ल विद हर वेटेड डाउन हेड जो लंबी सी लड़की है उसने अपना सिर जो है वो नीचे किया हुआ है, द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज। नेक्स्ट है द स्टंटेड अनलकी हेयर। ओके, यहाँ पे एक पोएम दी है, अब हमको उसके क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। स्क्विरल्स गेम इन द ट्री रूम सजेस्ट, जो स्क्विरल गेम है ट्री रूम में वो क्या सजेस्ट करता है। स्क्विरल्स गेम इन द रूम ऑफ ए हाउस नियर द ट्री, स्क्विरल गेम इन द एम्प्टी स्पेस और होलो पार्ट ऑफ द ट्री ट्रंक, स्क्विरल्स गेम इन ए रूम मेड ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री, स्क्विरल्स गेम इन ए हाउस मेड ऑफ ट्री वुड, स्क्विरल्स गेम इन द रूम ऑफ ए हाउस नियर द ट्री। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। स्क्विरल जो गेम है यानी कि जो गिलहरी का गेम है एम्प्टी स्पेस में और होलो पार्ट में ट्री ट्रंक के, ठीक है। स्क्विरल गेम्स इन द ट्री रूम सजेस्ट मतलब कि जो गिलहरी होती है वो कहाँ गेम खेलती है, जो ट्री ट्रंक होता है, लकड़ी का जो तना होता है उसका जो होलो पार्ट है उसमें वो गेम खेलती है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साइज मीन्स द बॉयज, द पेपर सीमिंग बॉय जो पेपर को देखने वाला लड़का है विद रेड साइज मीन्स द बॉय स्लाई एंड सेक्रेटिव, थिन, हंग्री एंड वीक, अनप्लीजेंट लुकिंग, एज थिन एज रेड। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थिन, हंग्री एंड वीक, रेड आइज मतलब कि लड़का जो है वो पतला है, हंग्री है और कैसा है, वीक है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पेपर सीमिंग बॉय मतलब पेपर के जैसे दिखने वाला लड़का, रेड साइड, चूहे की आई कितनी छोटी छोटी सी होती है। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन मीन्स द बॉय, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन मीन्स द बॉय। तो लड़का जो है वो क्या है इस डिस्क्रिप्शन के साथ, हैज़ एन इनहेरिटेड एबिलिटी, वॉज शॉर्ट एंड बोनी, हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, इज इनसिक्योर। स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन मतलब मुड़ी हुई हड्डियां, मतलब उसके अंदर क्या है, इनहेरिटेड डिसेबिलिटी है, ठीक है, वो क्या है, डिसेबल बच्चा है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम, उसकी जो आंखें हैं वो रहती हैं स्क्विरल के गेम में, ठीक है। इन द ट्री रूम अदर देन दिस, जो ट्री रूम है उसमें उसके अलावा, मीन्स द बॉय इज फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, मेंटली इल, स्लीप, डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन। बच्चा जो है वो क्या है, लेसन से डिस्ट्रैक्टेड है क्योंकि उसका ध्यान क्या रहता है, उसकी जो आंखें होती हैं वो एक सपने में रहती हैं, किसके, गिलहरी का जो गेम है उसमें, ट्री रूम में, इसके अलावा उसका ध्यान कहीं भी नहीं जाता, तो ही इज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन। द रिसेप्टिव स्किल्स इन एनी लैंग्वेज आर, जो स्किल्स होती है ना लैंग्वेज स्किल वो चार होती है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग और स्पीकिंग, ठीक है, रीडिंग और राइटिंग।
अगर आपसे पूछा जाए कि रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होती है, रिसेप्टिव स्किल का मतलब होता है जिसमें आप चीज़ों को सिर्फ रिसीव करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिसनिंग और रीडिंग। जब आप सुनते हो और जब आप पढ़ते हो तो इसमें चीज़ों को आप ग्रहण करते हो, मतलब चीज़ें आप रिसीव करते हो। जबकि स्पीकिंग और राइटिंग जो होती है ये क्या होती है आपकी, मतलब डिस्क्रिप्टिव होती है, मतलब आप इसमें क्या करते हो, चीज़ों को डिफाइन करते हो, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो। तो ये होती है रिसेप्टिव स्किल्स। और स्पीकिंग और राइटिंग कैसी होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, जिसमें आप चीज़ों को प्रोड्यूस करते हो, प्रोडक्टिव स्किल, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स व्हेन। जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो कब होता है, भाषा अर्जन कब होगा। द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर, जब बच्चे को आप ग्रामर के रूल्स पढ़ाते हो। द चाइल्ड इज गिवन ए रिवॉर्ड, जब आप बच्चे को एक रिवॉर्ड देते हो। द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, जब आप बच्चे को एक्सपोजर देते हो लैंग्वेज का। द चाइल्ड एब्जॉर्ब द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन, जब बच्चा जो है बिना किसी अटेंशन के क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, बिना किसी कॉन्शियस अटेंशन की लैंग्वेज को एब्जॉर्ब करता है। तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन है उसका मतलब होता है कि जहाँ पे बच्चा जो है उसको जब आप एक्सपोजर देते हो लैंग्वेज को अर्जित करने के लिए, यानी कि लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। यहाँ पे बच्चे को हम एक एक्सपोजर देते हैं कि बच्चा नेचुरल तरीके से लैंग्वेज को एक्वायर कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो CCE है उसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड, इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको मेजर किया जाता है कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के द्वारा। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, होलिस्टिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो जो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है उसमें हम बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट देखते हैं, यानी कि बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट देखा जाता है। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ना, ये हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस में होती है, ठीक है। क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। एक्सपीरियंस का डेवलपमेंट भी CCE में ही होता है। कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यूअस मतलब पूरे साल चलने वाला बच्चे का इवेल्युएशन, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि आप समय समय पर बच्चे की जो समझ है उसको विकसित करते चलते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड दियर मीनिंग इज नोन एज। जो वर्ड्स होते हैं उनकी स्टडी और उनका मीनिंग जो है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो वर्ड जो होता है और उसका मीनिंग जो है उसकी जो स्टडी है वो सिमेंटिक्स है, लिंग्विस्टिक है, फोनेटिक है, सिंटेक्स है। फोनेटिक्स क्या होते हैं आपके, स्ट्रक्चर ऑफ फोनीम, ठीक है, जहाँ पे हम स्वर जो है उनके बारे में पढ़ते हैं। लिंग्विस्टिक होता है आपका भाषा, जहाँ पे भी हम भाषा को पढ़ते हैं, ठीक है। सिमेंटिक जो होता है उसके अंदर हम वर्ड्स को और उन वर्ड्स का जो मीनिंग है उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं, यानी कि उसके बारे में हम चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। और अगर आपसे सिंटेक्स पूछे तो सिंटेक्स क्या होता है, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। द वर्ड आर्टिफिशियलिटी हैज़, जो वर्ड है आर्टिफिशियलिटी उसका मतलब क्या होता है, 5 सिलेबल्स, 4 सिलेबल्स, 7 सिलेबल्स और 6 सिलेबल्स। जो आर्टिफिशियलिटी है इसका मतलब होता है 7 सिलेबल्स, ठीक है। जहाँ पे 7 जो है 7 लेटर्स आते हैं, 7 सिलेबल आते हैं, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियलिटी, ठीक है। सो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डजंट, जो GT मेथड होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को टारगेट लैंग्वेज सिखाते हैं, लेकिन बच्चे की मदर टंग को इसमें काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है। एनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है। गिव इम्पोर्टेंस टू ग्रामर, ग्रामर जो है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, जबकि यहाँ पूछा क्या है, क्या चीज़ इंक्लूडेड नहीं है। एनहेंस स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल, नहीं, यहाँ पे बच्चे की जो कम्युनिकेटिव स्किल है उसको एनहेंस नहीं किया जाता है। इनेबल स्टूडेंट टू यूज़ द लैंग्वेज फ्लुएंटली, बिल्कुल सही बात है, बच्चा जो है लैंग्वेज को फ्लुएंटली यूज़ करना सीखता है। इसमें जो बच्चे का फोकस होता है वो मदर टंग पे ज़्यादा रहता है, आप मदर टंग को यूज़ कर करके वर्ड बाय वर्ड बच्चे को ट्रांसलेट करके इसमें चीज़ें पढ़ाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। एनहेंस स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल, वो किस में होता है, CLT में, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यहाँ पे बच्चे की जो कम्युनिकेटिव स्किल है उस पर ध्यान दिया जाता है। वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल्स प्रिपरेशन ऑफ लेसिंग लर्निंग इज दैट, एक जो प्रिंसिपल होता है प्रिपरेशन के मटेरियल्स का, मतलब जब हम मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं उसका जो प्रिंसिपल है लैंग्वेज लर्निंग के लिए वो क्या है। सिंपल मटेरियल शुड बी चूजन, ग्रेडिंग ऑफ मटेरियल शुड बी डन, एनी काइंड ऑफ मटेरियल कैन बी चूजन, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि बच्चों को जब आप पढ़ाते हो तो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं या फिर जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं उनमें जो प्रिपरेशन है, मटेरियल की जो प्रिपरेशन है उसका प्रिंसिपल जो है लैंग्वेज लर्निंग में वो क्या, मतलब आप इफेक्टिव तरीके से क्या देखोगे। वहाँ पे सिंपल मटेरियल शुड बी चूजन ऐसा कुछ नहीं है।
ग्रेडिंग ऑफ मटेरियल शुड बी डन, बिल्कुल सही बात है। जो मटेरियल है उसकी जो ग्रेडिंग है वो की जानी चाहिए। एनी काइंड ऑफ मटेरियल कैन बी चूजन, ऐसा तो नहीं है ना कि आप कोई भी मटेरियल चूज कर लोगे। मान लीजिए किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा तो उसके लिए फिर वैसा मटेरियल चूज करना पड़ेगा। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, ऐसा भी नहीं होता है। तो लैंग्वेज लर्निंग जो होती है उसमें जो हम मटेरियल्स की प्रिपरेशन करते हैं उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, मटेरियल की ग्रेडिंग जो है उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए। सो द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड आउट द पार्ट दैट हैज एरर इन द सेंटेंस गिवन बिलो। हमें ऐसा पार्ट देखना है जिसके सेंटेंस में नीचे एरर है। सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स इन्वॉल्व इन द स्कैंडल आर रिक्वायर्ड टू अपीयर टू द इन्वेस्टिगेशन कमेटी। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि किस पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक है। सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स बिल्कुल सही है। इन्वॉल्व इन द स्कैंडल ये भी सही है। आर रिक्वायर्ड टू अपीयर, उन्हें रिक्वायर किया जाता है अपीयर होने से टू द इन्वेस्टिगेशन कमेटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मिस्टेक दिख रही है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। यहाँ पे कहाँ मिस्टेक है, टू इन्वेस्टिगेशन कमेटी, ठीक है। और यहाँ पे कमेटी की जो स्पेलिंग है उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। रीऑर्डर द फॉलोइंग वर्ड एंड फ्रेजेस टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें क्या करना है, रीऑर्डर करना है वर्ड और फ्रेजेस को जिससे कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो बन के तैयार हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है वी सेइंग और राइटिंग अवॉइड एनीथिंग गिव ऑफेंस टू देम व्हाट वुड मस्ट। वी मस्ट गिव ऑफेंस टू देम, ये बात सही है। वी मस्ट गिव ऑफेंस, हम ऑफेंस कैसे दे सकते हैं उनको, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। वी मस्ट अवॉइड एनीथिंग सेइंग और राइटिंग दैट वुड गिव ऑफेंस टू देम। वी मस्ट अवॉइड saying or writing anything that would give offense to them. We would avoid saying or writing anything that must give offense to them. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा we must avoid, we would avoid नहीं होगा, we must avoid anything, we must avoid, ये गलत है यहाँ पे। यहाँ क्या सही होगा, we must avoid saying, हमें क्या करना है, कुछ भी कहने या लिखना इग्नोर करना चाहिए जो सामने वाले को क्या करे, ऑफेंसिव करे। सो वी मस्ट अवॉइड सेइंग और राइटिंग एनीथिंग दैट वुड गिव ऑफेंस टू देम। सो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर द डायरेक्ट नरेशन। जो डायरेक्ट नरेशन है उसके लिए हमें इसमें से डायरेक्ट जो क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन में से हमें डायरेक्ट सुटेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। द स्पीकर सेड दैट इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग। जो स्पीकर है उसने कहा कि उसने उसको ग्रेट प्लेजर दिया उस इवनिंग के लिए। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट नरेट करना है। द स्पीकर सेड इट गेव मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दिस इवनिंग। द स्पीकर सेड इट गेव मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दिस इवनिंग। द स्पीकर सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दिस इवनिंग। द स्पीकर सेड इट गिव मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दैट इवनिंग। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, द स्पीकर सेड इट गिव्स मी। जो स्पीकर है उसने बोला कि ये मुझे देता है ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दिस इवनिंग, ठीक है। सो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। द स्पीकर सेड इट गिव्स मी, ये देता है, प्रेजेंट टेंस में है ये, ठीक है। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर, ये मुझे बहुत अच्छा प्लेजर देता है टू बी हेयर दिस इवनिंग, इस शाम को यहाँ होने के लिए, ठीक है। हमें इसमें क्या करना था, डायरेक्ट नरेशन करना था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे हमको पैसिव वॉइस जो है उसको मालूम करना है। Circumstances will oblige me to go, जो circumstances है they will oblige me to go. I shall be obliged to go, I shall be obliged to go, I will oblige circumstances to go, circumstances will be obliged by me to go, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि पैसिव वॉइस बताना है, तो यहाँ क्या होगा, I shall be obliged to go, ठीक है। I shall be obliged to go. So the option B will be correct. नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द एप्रोप्रिएट एक्टिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे हमको क्या करना है, जो एक्टिव वॉइस है उसको मालूम करना है। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, अब इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वी शुड कीप आवर प्रॉमिस, ऑल शुड कीप देयर प्रॉमिसेस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट मतलब एक जो है उसको रखना चाहिए अपने खुद के प्रॉमिस को, तो यहाँ क्या होगा, वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। यहाँ क्या था, प्रॉमिस था इसलिए ये नहीं हुआ। वी शुड कीप नहीं, ऑल शुड कीप नहीं, तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51।
चेंज द डिग्री ऑफ द अंडरलाइन एडजेक्टिव, यहाँ पे डिग्री बदलनी है अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव की इनटू पॉजिटिव डिग्री, मतलब पॉजिटिव डिग्री में इसको बदलना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, बिना जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग को चेंज किए हुए। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दैट। द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन, जो ताज है वो क्या है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है जिसे मैंने आज तक देखा है। द ताज इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन, नो अदर बिल्डिंग इज मोर ब्यूटीफुल देन ताज that I have ever seen, I have never seen so beautiful a building as the Taj। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा था हमसे कि अंडरलाइन एडजेक्टिव जो है उसको पॉजिटिव डिग्री में बिना चेंज किए मीनिंग सेंटेंस, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दैट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस सेंटेंस जो है उसके रिगार्डिंग हमको डिग्री चेंज करनी है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में। तो यहाँ क्या होगा, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ बिल्डिंग एज द ताज, मैंने आज तक ताज जैसी बिल्डिंग अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव इन अकॉर्डेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ द टेंस एंड ग्रामर। ठीक है, यहाँ पे आपसे बोला है कि इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन बताना है करेक्ट यूज के साथ जहाँ पे टेंस और ग्रामर जो है वो परफेक्टली यूज हुए हैं। ऑफ ऑल मैन आई नो नन इज लेस इंक्लाइंड देन ही इज टू बिलीव इल ऑफ अदर्स। ऑल ऑफ मैन आई नो नन इज लेस इंक्लाइंड देन ही इज टू बिलीव इल ऑफ अदर्स। ऑफ ऑल मैन आई न्यू नन इज लेस इंक्लाइंड देन ही इज टू बिलीव इल ऑफ अदर्स। Of all men I know none is less inclined than he is to believe ill of others। तो यहाँ पे क्या बोलना है, एक ऐसा सेंटेंस हमें देखना है जहाँ पे जो ग्रामर और टेंस है वो परफेक्टली यूज हुए हैं। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ ऑल मैन। ठीक है, आई नो जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, नन इज लेस इंक्लाइंड देन ही इज टू बिलीव इल ऑफ अदर्स। सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कोई एक सेंटेंस है जिसको नेगेटिव में बदलना है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर दैट। आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू, मैं डाउटफुल था कि ये तुम थे या नहीं। आई वॉज नॉट श्योर वेदर इट वॉज यू, आई वॉज नॉट श्योर वेदर इट वर यू, आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वर यू, आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज यू। यहाँ क्या है, आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू, तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज यू। नेक्स्ट है आपका, इन द फॉलोइंग सेंटेंस ओमिट टू विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। हमें क्या करना है, यहाँ से टू निकालना है, TOO जो है सेंटेंस में, इसको निकालना है बिना इसका मीनिंग चेंज किए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दैट। अब हमको यहाँ से एक ऑप्शन देखना है, द वर्क इज टू मच फॉर एनी मैन टू डू सिंगल हैंडेड। ठीक है, एक अकेला आदमी अगर काम करता है तो वर्क बहुत ज्यादा होता है। द वर्क इज सो मच नो मैन कैन डू इट सिंगल हैंडेड। द वर्क इज सो मच दैट नो मैन कैन डू इट सिंगल हैंडेड। द वर्क इज सो मच दैट एनी मैन कैन नॉट डू इट सिंगल हैंडेड। द वर्क इज सो मच दैट इट कैन बी डन बाय एनी मैन सिंगल हैंडेड। तो यहाँ पे क्या है, हमें टू जो है उसको निकालना है। अब पहला देखते हैं, द वर्क इज सो मच नो मैन कैन डू इट सिंगल हैंडेड। द वर्क इज सो मच दैट नो मैन कैन डू इट सिंगल, बिल्कुल सही बात है। ये वाला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। द वर्क इज सो मच, जो काम है वो बहुत ज्यादा है। दैट लगाना पड़ेगा। नो मैन कैन डू इट सिंगल, कि कोई भी एक सिंगल आदमी उसको नहीं कर सकता। द वर्क इज सो मच दैट एनी मैन नहीं आएगा। ठीक है, द वर्क इज सो मच नो वन कैन, यहाँ पे दैट यूज नहीं हुआ है। द वर्क इज सो मच दैट इट कैन बी डन, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कंजक्शन एंड फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे हमको क्या करना है, एक करेक्ट परफेक्ट कंजक्शन जो है उसको चूज करके इसमें भरना है। नो नेशन कैन बी परफेक्टली वेल गवर्न, कोई भी नेशन जो है वो परफेक्टली गवर्न नहीं हो सकता। इट इज कॉम्पिटेंट टू गवर्न इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कोई भी एक कंजक्शन जो है वो फिट करना है। तो यहाँ क्या आएगा, टिल। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, नो नेशन कैन बी परफेक्टली वेल गवर्न, कोई भी नेशन जो है वो परफेक्टली वेल गवर्न नहीं हो सकता। टिल इट इज कॉम्पिटेंट टू गवर्न इटसेल्फ, जब तक वो खुद को मतलब गवर्न करने के लिए कॉम्पिटेंट ना हो।
नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रिपोजिशन। अब यहाँ पे हमको क्या भरना है, प्रिपोजिशन। इन हिज वर्क चरक ऑफन हिंट्स द वैल्यू ऑफ स्वीट ऑयल। अपने काम में जो चरक है उसने हिंट दी थी, ठीक है, किस चीज की हिंट दी थी, एट द वैल्यू ऑफ स्वीट ऑयल, ठीक है, जो स्वीट ऑयल है उसकी वैल्यू पर चरक ने उसके काम में हिंट दी थी। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू अंडरलाइन पार्ट। अब हमें बिल्कुल क्लोजली सिनोनिम जो है वो बताना है। इंडियन इकोनॉमी हैज ऑलवेज शोन इनफ रेजिलियंस इन क्राइसिस। जो इंडियन इकोनॉमी है उसने हमेशा इनफ रेजिलियंस शो किया है क्राइसिस में। डाइवर्सिटी, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, एडजस्टमेंट। तो जो रेजिलियंस होता है इसका मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 58। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। आई वुड एडवाइज यू टू पेसिफाई। मैं एडवाइस करूंगा पेसिफाई करने के लिए योर फादर को, नॉट हिम बाय आर्ग्यूइंग। तो यह इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एग्रीवेट। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। जो पेसिफाई है वो होता है किसी को सांत्वना देना और एग्रीवेट होता है किसी को उत्तेजित कर देना। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम या फ्रेजेस। अब यहाँ पे हमको बताना है, एक करेक्ट ऑप्शन लेना है जो इस इडियम या फ्रेज जो है उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सके। ही वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। वह काम करता है फिट्स और स्टार्ट्स जो है उसके थ्रू, कंसिस्टेंटली, इरेगुलरली, इन हाई स्पिरिट्स एंड एंथुजियास्टिकली। एंथुजियास्टिकली का मतलब होता है जब बहुत कोई एक्टिवली किसी काम को करता है। हाई स्पिरिट का भी सेम मतलब होता है, कंसिस्टेंटली होता है जब आप एक कांस्टेंट उसमें काम को करते हैं। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरिटी, ठीक है। सो द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे हमको क्या यूज करनी है, ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी या मॉडल। यू लाइट अ मैच, द रूम इज फुल ऑफ गैसेस। तो यहाँ क्या होगा, यू मस्ट नॉट लाइट अ मैच, ठीक है। हमें क्या करना है, माचिस नहीं जलानी चाहिए, द रूम इज फुल ऑफ गैस। तो अगर रूम में पूरी तरह से गैस भरी हुई है तो रूम क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नीड नॉट नहीं आएगा, वॉन्ट नहीं आएगा, मस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम, एक स्ट्रांगली जब आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हो, यू मस्ट नॉट लाइट अ मैच। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। सो आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।